छत पर बारिश के मोटे मोटे कतरों की जल तरंग बज उठी तो उसकी आंख खुद ब खुद खुल गई। बेड साइड टेबल पर रखी घड़ी पर नजर गई। 7 बज रहे थे। बाएं जानिब खिड़की से बाहर देखा, बारिश और बादलों में से उस पार कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर वो सुस्ती से बिस्तर में कुसमसाती रही, फिर उठ बैठी कि अब उसे दोबारा नींद नहीं आनी थी। बाथरूम जाते जाते उसने एक बार फिर खिड़की में से बगौर देखा। लम्हों में ही जलथल बारिश होने लगी थी और उसके करीबी गेस्ट के अभी जाग पड़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो मुस्कुरा दी। करीबी गेस्ट उसके कितना करीब आ गया था। मुंह हाथ धोकर उसने कपड़े तब्दील किए। गले पर मेहंदी रंग के छोटे छोटे फूलों वाला ड्रेस उसे बहुत मैच कर रहा था। मेहंदी रंग की जैकेट और हम रंग लेदर के शूज पहनती वो किचन में आ गई। फूफो में ही बैठी गरम गरम चाय पीती साहबो काका से बहवे गुफ्तगू थी। आज जल्दी जाग गई? हाँ, फूफो उसे देखकर खुश होते हुए बोली। बारिश इतने जोर से पड़ने लगी कि आंख खुल गई। चलो साहबो, फटाफट नाश्ता तैयार करो। फूफो साहबों से मुखातिब हुई। जी आपा। वो वाकई मुस्तादी से दोनों के लिए नाश्ता बनाने लगा। दोनों ने वहीं किचन में बैठकर नाश्ता किया। देर तक बातें भी करती रही। फूफो साहबों को दोपहर के खाने का बताने लगी तो शाही अपने बेडरूम आ गई। अलमारी खोलकर पढ़ने के लिए नॉवल पसंद करने लगी। फिर एक किताब उठाकर खिड़की के पास आर्म चेयर पर आ बैठी। अवराक उलट पुलट करने लगी। बारिश हल्की पड़ गई थी। बादलों की वो यलगार भी ना रही थी। खिड़की के उस पार सब साफ नजर आने लगा था। शहबाज खान के नाश्ते में अभी भी कुछ वक्त था। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने नॉवल का पहला सफ़ा खोला। पढ़ने में मसरूफ हो गई मगर नजरें बार बार खिड़की की तरफ उठ जाती। फिर उसकी नजरें अपनी कलाई की घड़ी पर गईं। वो चौंकी। 9 बज चुके थे। शहबाज खान अभी तक बरामदे में आया क्यों नहीं था? नाश्ते के भी कोई आसार नहीं थे। वो कुछ मायूस सी हुई। बेदिली से सफ़ात पर नजरें दौड़ाने लगी। 9:30 हो गए। उसका कोई पता नहीं था आज क्या बात थी। वो तो वक्त का इस कदर पाबंद था कि घड़ी की सुई इधर उधर हो सकती थी। वो अपने औकात से नहीं हिलता था। वो बेचैन सी हुई। किताब पर तवज्जो देने की कोशिश की मगर बेसूद। ज़हन उसी की तरफ लगा हुआ था। क्या वजह हो सकती थी उसके बरामदे में आके नाश्ता न करने की? 10 बज गए। उसकी बेकली बढ़ने लगी। अब वो खाली खाली नजरें सतूर पर दौड़ा रही थी। वो बुझ सी गई थी। गहरी मायूसी के साथ उदासी ने भी आ लिया था। किताब हाथ में लिए लिए वो उठकर बाहर बरामदे में फूफो के पास आ बैठी। फूफो फिर अखबार और तस्बीह दोनों बेवक्त निपटा रही थी। बारिश थम गई थी। सर बफलक पाइन धुल धुल कर निखर आए थे। सुनहरी धूप हर सू फैल गई थी। कुर्सी की पुश से सर टिकाते हुए एक बार फिर किताब पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। 11 बजे शमशाद बेगम की तरफ जाएंगे, बड़े इसरार से बुलाया है। शमशाद बेगम फुप्पो की वही पार्क वाली हम उम्र दोस्त थी। 11 बजे? वो चौंकते हुए बोली। 11 बजे तो वो नीचे रेस्टोरेंट में जाती थी कोक या आइसक्रीम की आड़ में शहबाज खान को एक नज़र देखने। 11 बजे के बाद नहीं हो सकता? वो मासूमियत से फिर से बोली। चलो बाद में इसी, मैं भी ज़रा वजीफ़ा कर लूँगी। फूफो ने कहा। ये हुई ना बात? वो खुश होते हुए बोली। किताब पर फिर से नजर डाली मगर मन नहीं लगा। अब भी उकताई उकताई से उठकर अंदर आ गई। किताब बेड साइड टेबल पर रखते हुए बिस्तर में घुस गई। सुबह इतनी सवेरे जागी थी, जरा आंख ही बंद कर लेती। कुछ बेकल सी थी अब भी। ठीक 11 बजे उठकर मुंह पर पानी के छींटे दिए और बालों पर ब्रश करती बाहर आ गई। फूफो नीचे जाएंगी? आइसक्रीम नहीं खाई बहुत दिनों से आपने? वो उसकी बात के अंदाज पर शफकत से हंस दी। बेटा दांत में दर्द हो जाता है आइसक्रीम खाने से, कब वक्त हर बार भूल जाती हो। शाकिर से कहना कि ले जाकर किसी दांतों के डॉक्टर को दिखा दे। आप चाय पी लें, शाही ने तजवीज़ पेश की। मगर पता नहीं क्या था, फूफो का कुछ दिनों से रेस्टोरेंट में जाने का कोई खास मूड नहीं बनता था। शायद कोक और आइसक्रीम की वजह से। चाय तो वो तकरीबन रोजाना नीचे समोसों की दुकान पर पी ही लेती थी। ए बेटा तुम जाओ, मैं बस ये वजीफा आज खत्म कर ही लूँ तो अच्छा होगा। तो फूफो आज भी इरादा पक्का था रेस्टोरेंट में ना जाने का। कुछ सोचती हुई वो पगडंडी पर उतरने लगी। नाश्ते पर वो बरामदे में नहीं आया था मगर कॉफी पीने तो गया होगा नीचे। उसके तस्वुर से ही उसे घबराहट शुरू हुई। दिल था कि धड़क धड़क कर जैसे बाहर आ रहा था। आज तो वो पहले से भी कई गुना ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रही थी। लरसते हाथों से उसने दरवाजा खोला, काउंटर पर जाकर आइसक्रीम का कहा और इधर उधर देखे बिना अपनी सीट पर आकर बैठ गई। दिल कतरे थमा। कंफ्यूजन कुछ कम हुई तो उसने झिझकते झिझकते सामने निगाह की। दिल धक से रह गया। वो तो वहां नहीं था। ये कैसी बात थी? इतने दिनों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था। वो सख्ती से पाबंद था वक्त का। ठीक 11 बजे ठीक अपनी उसी सीट पर वो रोजाना मौजूद रहता था। आज क्या बात थी? वो सोचे बिना नहीं रह सकी। मारे मायूसी के उसके सारे बदन में कमजोरी की लहर सी दौड़ गई। उसने आइसक्रीम भी खाई मगर जैसे हाथों में ताकत नहीं रही थी। कमजोर पड़ गए थे आजा सारे। उदास सी सोचों में गलता वो ऊपर स्वीट पर आ गई। क्या बात है? फूफो अभी बरामदे में थी। उसके चेहरे की बेरौनकी उन्होंने महसूस कर ली थी।
कुछ नहीं, बेजान सी मुस्कुराहट से वो चेहरे की रौनक बहाल करने लगी। चलो शमशाद बेगम के यहाँ चलते हैं। वो काम समेटते हुए उठने लगी। चले, उसकी आवाज भी मधुर लग रही थी। दोनों ऊंचे नीचे रास्तों पर चलती शमशाद बेगम के यहाँ चल दी। फूफो और शमशाद बेगम यूं गले मिली जैसे मुद्दतों बाद देखा था एक दूसरे को। शाही को भी अच्छा लगता था फूफो और शमशाद आंटी का यूं मिलना जुलना। उन्होंने उन्हें जबरदस्त चाय पिलाई, खूब खूब खुश हुई। दोनों को अपने यहाँ पाकर बड़ी गपशप भी हुई। शाही का भी ध्यान कदरे बढ़ गया। 1 बजे के करीब फूफो ने उनसे इजाजत ली। गो उनका इसरार था कि आज बैंगन पकाए थे उन्होंने और वो दोनों खाना जरूर खाकर जाती। फूफो, कहीं चलते हैं। वापसी पर शहबाज खान की तरफ ख्याल पलटते ही उसने फूफो से कहा। वो जैसे यहाँ से अचानक उकता गई थी। कहाँ चलोगी बेटा? बस कहीं भी। लो, ये क्या बात हुई? बस जहाँ आपका दिल चाहे वहीं चलेंगे आज। नेकी और पूछ पूछ। फूफो खुश होगी। चंद सानिये सोचती रही। शहर चलते हैं। उन्होंने करीबी पहाड़ी शहर का फैसला दे दिया। वहाँ बहुत गहमा गहमी होती थी। होटल थे, गेस्ट हाउस थे, बाजार थे, रेस्टोरेंट थे और सियाह चौक दर चौक उमड़ आते थे। शाम को वहाँ की रौनक दुबाला हो जाती थी। खाना खाते खाते उन्हें 2 बज गए। शाकिर गाड़ी नीचे सड़क पर ले आया था। गाड़ी में बैठते बैठते उसने एक नज़र ऊपर शहबाज खान की स्वीट पर डाली, मगर नजरें एक बार फिर मायूस होकर वापस पलट आई। आज वो लंच पर भी नहीं गया था। जभी तो डॉक्टर्स ने तब्दीली आबो हवा के लिए कहा, और ख़ास तौर से बीमारी से उठने के बाद तो मन उसके कानों में उसके पिए और इस्माइल पापा की बात गूंजी। कहीं वो बीमार तो नहीं था? उदास उदास सी वो फुप्पो के साथ हर जगह घूमती रही, खाने पीने में भी उनका साथ देती रही, ज़रूरी शॉपिंग भी की। लोगों का इस कदर हुजूम था कि अलमान रंग बिरंगे लिबासों का सैलाब सा उमट आया था। चेहरों पर खुशियों का नूर सिमट आया था, मगर वो मुरझाई मुरझाई थी, अफसुर्दा अफसुर्दा थी। अंधेरा खासा बढ़ गया था, सर्दी सवा हो गई थी। इर्द गिर्द स्याह बादलों में बिजलियों की चकाचौंध शुरू हो गई थी। वो लोग रात का खाना वहीं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाकर वापस लौटे। दिन को भी आराम नहीं किया था। शाम को घूमते फिरते थक भी गई थी। बिस्तर पर जाते ही नींद ने आ लिया। सुबह 9 बजे उसकी आंख खुली। पहली नजर करीबी खिड़की पर डाली। मतला साफ था। सुनहरी धूप इर्द गिर्द फैल चुकी थी। पुरजलाल पाइंट निखरे निखरे थे, मगर शहबाज खान आज भी अपने बरामदे पे मौजूद नहीं था। मेज और कुर्सी उसकी मखसूस जगह पर लगे थे, लेकिन हस्बे मामूल नाश्ता या वो खुद कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो कल से की ज्यादा मायूस नजर आने लगी। बेदिली से उठकर बाथरूम गई, मुंह हाथ धोए, तैयार हुई और वापस कमरे में आकर खिड़की में जाकर खड़ी हुई। इर्द गिर्द देखा, आसपास उसके कोई आसार नहीं थे मौजूद। तो वो यकीनन था कि इधर उधर उसके मुलाजिम नजर आ रहे थे। स्वीट में भी उसकी हाजिरी के आसार थे, मगर वो बेचैन सी होगी। वो यकीनन बीमार था। फूफो के साथ बाहर बरामदे में बैठकर उसने नाश्ता किया। उसके बाद वो देर तक वहीं बैठी किताब पढ़ती रही। गो वो कदरे बेकल सी थी, कदरे बेकरार सी थी। 11 बजने से पहले ही उसने किताब खत्म कर ली। थकी थकी सी एक सांस लेती वो अंदर कमरे में आ गई। अपने पढ़े हुए नावलों में ये नावल भी रख लिया। कुछ देर वहीं खड़ी होकर वो किताबों पर नजरें दौड़ाने लगी। तभी वो बातों की आवाज पर चौंकी। गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देखा। शहबाज खान था। पील कोट और ऑफ वाइट पैंट में हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। उसका दिल मारे खुशी के उछल सा पड़ा। ऐसा लगता था मुद्दतों बाद उसे देखा था। सब छोड़ छाड़ वो उसी तरफ मतवज्जे होगी और उसके वसवसे सही निकले। वो जरूर कल बीमार रहा था। उसका पुरकशिश चेहरा उतरा उतरा सा था। दिल नशी आंखें, करपनाक और मिजाज चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा था। छोटे सरकार, कॉफी आपके लिए जहर है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। करीब खड़े इस्माइल बाबा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसके चौड़े माथे पर शिकन थे और इरादा अटल। बाबा, मैं कॉफी पीऊंगा। अधूरा अधूरा लगता है अपना आप उसके बगैर। सिर्फ कुछ अरसे के लिए देखे, कल का सारा दिन आपने कैसे गुजारा है, कुछ तो ख्याल करे। बाबा के लहजे में इल्तजा थी, लेकिन वो भी शायद मजबूर था। बाबा, बहुत मुश्किल है। मैं वो आगे बढ़ने लगा और बाबा जलाल में आ गए। शहबाज खान, उनके लहजे में तेजी आ गई। सारे आदाब भुला बैठे। शहबाज खान ठटक कर रुक गया। आप नहीं जाएंगे? मैं यहाँ आपकी निगरानी के लिए हूँ, झक मारने के लिए नहीं। नहीं पी सकते आप कॉफी। और शहबाज खान ने हथियार डाल दिए। चुपचाप वापस मुड़ने लगा। बेटा, मैंने आपको इन हाथों में पाल पोस कर बड़ा किया है। बाबा खुद ब खुद नरम पड़ गए। आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत अहम है। आपकी सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। उनकी बूढ़ी आंखें झिलमिला गई। बाबा, मुझे माफ कर दे प्लीज बाबा। उसका चेहरा अजियतनाक लग रहा था। आंखों का करब सवा हो गया था। लहजे में दर्द उतर आया था। आए छोटे साहब, अंदर चले। बाबा ने उसे कंधे से थामा और दोनों स्वीट के अंदर चले गए। वो चौंकी। खुद वो कितनी उदास हो गई थी, कितनी दुखी हो गई थी।
आहिस्ता कदम चलती वो बरामदे में आ गई। फूफो वहां नहीं थी, उनकी चाय का वक्त था, जरूर वो किचन में थी और साहबो काका से मुल्की हालात पर बहवे गुफ्तगू। चंद लम्हे वहीं खड़ी कुछ सोचती रही। नीचे रेस्टोरेंट में चाय कॉक पीने या नहीं, क्या जरूरत थी जाने की? शहबाज खान तो वैसे भी नहीं गया था, उसके मासूम दिल ने कहा। और वो यूं ही आगे चल निकली। कदम कदम पर सफेद डेज़ी बिखरे पड़े थे, वो झुक झुक कर इकट्ठे करने लगी। मिनटों में ही बड़ा सा खूबसूरत गुलदस्ता बना लिया। ये वो शहबाज खान को भेजेगी, वो बीमार था। गुलदस्ता हाथ में लिए वो बिला मकसद इधर उधर घूमती रही। एक खातून मिली, इलाके में शायद नई आई थी, चंद बातों के बारे में जानना चाहती थी। वो हतल वसा मालूमात फराहम करती रही और फिर वापिस स्ट्रीट की तरफ आ गई। फूफो सामने ही बरामदे में बैठी थी, उसकी नजर ख्वामखा हाथ में पकड़े फूलों पर गई। जाने क्या हुआ, जल्दी से अपने पीछे छुपा लिए। फिर वो मुस्कुरा दी। उसी के दिल में चोर था, वरना फूफो को क्या मालूम था कि फूल किस मकसद के लिए थे। इसके बावजूद वो फूल अपने पहलू की तरफ किए फूफो के आगे से सीधी निकल गई। बाथरूम में से ग्लास में पानी लिया और एक बड़ा सा गुलदस्ता सजा कर अपने बेड साइड टेबल पर रख लिया। कुछ हल्की फुल्की सी, खुश सी, मुतमईन सी वो बाहर आ गई। फूफो से बातें करते हुए वो यही सोचती रही कि शहबाज खान को वो फूल भिजवाएगी तो कैसे। दोपहर खाने पर उसके पसंदीदा मटर चावल और कीमा भरी मिर्चें बनी थी। वो खुशी खुशी खा रही थी। फूफो भी अचार मिला मिलाकर लजीज चावलों से लुत्फानंदोज हो रही थी। फूफो, थोड़ा सा अचार मैं भी ले लूं? रात से उसका गला खराब था। होश के नाखून लो बेटा, रात गले से नवाला ना उतरता था, इतना खराब था गला। ये मोई रोज रोज की आइसक्रीम, मैं हैरान हूँ इस कदर ठंड में ये कमबख्त आइसक्रीम बेचते क्यों है? क्या हुआ फूफो, थोड़ा सा खाने दे। उसका फूफो को देख देख कर बहुत जी ललचा रहा था। बिल्कुल नहीं, और फिर बच्चों को अचार खाना भी नहीं चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए क्योंकि अब मैं कुछ कुछ बड़ी हो गई हूँ। फूफो के साथ उसके लाड का सिलसिला चलता रहता था। जुम्मा जुम्मा 8 दिन पैदाइश को हुए और बड़ी हो गई। आज मैं नीचे से कॉफ़ी खरीद कर लाऊंगी। गैर इरादी तौर पर शायद वो शहबाज खान की कॉफ़ी की आदत को अपनाने की ख्वाहिश करने लगी। ये कहाँ से सर में आसमाई, वो वाकई घबरा गई। खबरदार, जो कॉफ़ी के बारे में सोचा भी नशा है नशा। और वो धीरे से मुस्कुरा दी। शहबाज खान को भी सुबह इस्माइल बाबा से डांट पड़ी थी, बहुत अच्छा लगा था उसे। और शहबाज खान इस्माइल बाबा का कितना ख्याल रखता था, आज उसे अंदाजा हुआ। खाने के बाद वो अपने बिस्तर पर पड़ी। तभी उसे ख्याल आया वो फूलों का गुलदस्ता उसे कैसे भिजवाएगी। साबो काका के हाथ? बाप रे, सोच से ही वो घबरा गई। इस्माइल बाबा के जरिए, और अगर किसी ने देख लिया तो? फूफो ने, साबो काका या फिर शाकिर काका ने? वो उलझ उलझ गई। ये काम बहुत मुश्किल था, कम से कम उसके बस का नहीं था। मगर वो चाहती भी तो थी कि उसे सेहतयाबी के लिए विश करे। बहुत सोचा, बहुत गौर किया, पर कोई हल नजर नहीं आया। फिर उसे अपनी मासूम सी ख्वाहिश दिल में ही दबाना पड़ी। झुंझलाई से उठकर उसने गुलदस्ता अपने बेड साइड टेबल से उठाकर बाएं तरफ खिड़की में रख लिया। दोबारा बिस्तर पर आ लेटी। उसे नींद ने आ लिया था शायद। आंख खुली तो 4:30 बज रहे थे। बाथरूम जाकर उसने मुंह पर पानी के छींटे दिए, घने बालों पर ब्रश फेरा और फूफो के पास बरामदे में आ गई। फूफो हस्बे मामूल करीबी स्वीट की तरफ पीट की अपनी कुर्सी पर बैठी थी। वो भी उनके मुकाबिल अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठ गई। साबो काका चाय के साथ ढेर सारे गरम गरम चिप्स और टोमेटो सॉस ले आए। दोनों मज़े ले लेके खाने लगी। तभी उसने देखा शहबाज खान की घुड़सवारी के लिए साइज घोड़ा लिए उसके स्वीट के करीब आ पहुंचा। थोड़ी ही देर में इस्माइल बाबा उसके लिए चाय और बिस्किट ले आए। कुछ ही देर में शहबाज खान भी जीन्स और जैकेट पहने बाहर आ गया। वो उसके बिल्कुल सामने था, 3-4 कदम की ऊंचाई पर। रुख भी उसी की तरफ था। उसका दिल अखबार की धड़का, हाथों में पकड़ा कांटा लरस गया। नजरें चार होने के खदशे से लड़खड़ा गईं। फिर उसने हिम्मत करके ऊपर देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था, मगर मामूल के मुताबिक नजरें उस पर जमी नहीं थी। चेहरे पर ढकी छुपी शोखी नहीं थी। लगता था उसके सामने उनका स्वीट तो था, मगर कोई जीरूह मौजूद नहीं था। फिर वो मुड़ा, घोड़े पर बैठा और पिछली चढ़ाई चढ़ने लगा। उससे नजरें मिलाए बगैर ही, चेहरे पर अपनायत दिए बगैर ही, होंठों पर मासूम सी मुस्कुराहट लिए बगैर ही, कुछ ना समझते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता चिप्स खाने लगी। लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा जरूर कमला गया था, अंदाज में मायूसी जरूर आ चली थी। चाय से फारिग होकर वो और फूफो नीचे चली गई। टेलीफोन एक्सचेंज भी गई, खुशकिस्मती से कॉल भी मिल गई, पापा से बात भी हो गई। वहां से फारिग होकर वो लोग चिल्ड्रन पार्क में गई। फूफो शमशाद बेगम से बातों में मसरूफ हो गई और वो हस्बे मामूल झूले झूलती सीसा पर बैठती मैरी ग्राउंड पर आ बैठी थी। पर्वतों के पेड़ों पर शाम बसेरा करने लगी। सुरमई अंधेरे चमचई उजाले आपस में गटमट होने लगे और सर्दी सवा हो गई थी।
खूबसूरत धारीदार जैकेट की जेबों में हाथ दिए वो फूफो के साथ वापस होटल की तरफ चली जा रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का ही कोई नजर आ जाता था, वरना सभी टूरिस्ट अपनी अपनी जाय पनाह पर जा चुके थे। वो सोचों में गुम सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता फूफो के साथ रवां दवां थी। मान वो घोड़े के आहिस्ता आहिस्ता उठते टापों की आहट पर चौंकी। बाएं देखा, शहबाज खान था। एक बार पहले की तरह ढेलान उतरता सड़क पर आ रहा था। ढेलान उतर चुका था, सड़क पर आ चुका था, चंद समातों के लिए बिल्कुल उसके पास से होकर जा रहा था। लेकिन नजरें एक बार भी उसकी नजरों से मिली नहीं थी। ना ही नकुश पर अपनाइयत छाई थी, ना ही लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। क्यों था ऐसा? उसे सख्त हैरत हुई। ऐसा भी नहीं था कि वो उसे नजर नहीं आई थी। सड़क पर उसके और फूफो के अलावा कोई तीसरा तो था नहीं। वो उनके आसपास इर्द गिर्द देख रहा था, मगर नहीं देखा था तो बस हस्बे मामूल उसकी आंखों में नहीं देखा था। बिल्कुल जैसे सब देख भाल रहा था, मगर जानता नहीं था जैसे उसे। ऐसा क्यों था? वो उलझ उलझ गई। वो सड़क पर खासा दूर निकल गया था, पर उसे उदास कर गया था, दुखी कर गया था। रात 9 बजे उसने किचन की खिड़की में से देखा, स्याह पैंट और ऑफ वाइट कोट पहने वो नीचे डिनर के लिए जा रहा था। उदास सी सांस लेती वो वहां से हट आई। फूफो के पास लिविंग में आकर बैठ गई। वहीं उनके साथ खाना भी खाया, टीवी भी देखती रही, मगर नन्ना सा दिल बोझल बोझल था, उदास उदास था। फूफो के साथ उसने भी ईशा की नमाज पढ़ी और कमरे में आते हुए चुपके से अपने बिस्तर में घुस गई। खासी देर तक करवटें बदलती रही, बेचैनी से बेकली से, फिर आंख लग ही गई थी। सुबह 10 बजे उसकी आंख खुली। हस्बे मामूल पहली नज़र बाएं तरफ खिड़की पर गई। शहबाज खान अपने बरामदे में बैठा इतराब के सैरंगेज हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहा था। वो शायद नाश्ता कर चुका था, अब हस्बे आदत यहाँ के रूप परवर मनाजिर अपने कल्ब में उतार रहा था। उसे देखकर आज उसे वो वाली दीवानावार खुशी नहीं हुई, जाने क्यों। उसे अपने और उसके दरमियान फासले से महसूस होने लगे थे। कंबल परे हटाते हुए वो बाथरूम गई। नहाने के बाद मस्टर्ड रंग के नरमो गरम कपड़े पहने, साथ ही सफ़ेद खूबसूरत स्वेटर और सफ़ेद शूज़ पहने। कमरे से निकलते निकलते चुपचाप एक नज़र उस पर डाली और खामोशी से फूफो की तरफ आ गई। वो नाश्ता कर चुकी थी, आज बिस्तर में घुसी अखबार की सुर्खियों पर नज़रें दौड़ा रही थी। साबो, फूफो ने उसे देखते ही साबो को आवाज़ दी। जी आया। वो फ़ौरन ही किचन से आ गया। शाही के लिए नाश्ता बनाओ, बस अभी लीजिए। वो वापस पलटा। फूफो कोई ख़ास खबर? वो यूं ही बोली, बस बेटा, रोज़ इस आस में अखबार पढ़ती हूँ कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया होगा, मगर मजाल है कि वो कुर्सी छोड़े। वो अब भी अखबार पर नज़रें जमाई थी। शाही मुस्कुरा दी। फूफो को वज़ीर आज़म एक आंख नहीं भाती थी। फूफो, आप अखबार पढ़े, मैं बाहर नाश्ता कर लूँगी, जाओ बेटा। वो बाहर बरामदे में आ गई। आहिस्ता से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए यूं ही इधर उधर सरसरी नजरें दौड़ाने लगी। साबो ने उसके आगे मेज पर नाश्ता लगा दिया। सोचों में खोई वो धीरे धीरे नाश्ता करने लगी। फारिग हुई तो साबो ने आकर बर्तन उठा दिए। वो अब भी वहीं बैठी खाली खाली नजरों से इर्द गिर्द देख रही थी। तभी चौंकी, सामने ही शहबाज खान अपनी स्वीट के दरवाजे से बरामद हो रहा था। उसके पिए ने उसके लिए दरवाज़ा थाम रखा था। बेज कलर के कीमती सूट पे वो डैशिंग लग रहा था। दरवाजे से निकलते निकलते उसकी नज़रें शाही पर पड़ी। नज़रें मिली, मगर उसकी नज़रों में कोई शनासाई नहीं थी, कोई अगानगत नहीं थी। बिल्कुल सपाट थी, कोरी थी, जैसे रोज़ उससे मुठ भीड़ ही ना होती हो, जैसे वो उसके करीब तरीन स्वीट में ही ना रहती हो, जैसे वो उसकी पड़ोसन ही ना हो। वकार से ढेलान उतरता शाही के करीब से होता वो नीचे जाती पगडंडी उतरने लगा। शाही बेबसी से उसे जाते देखती रही। फिर उसने सोचा, वो उसकी लगती भी क्या थी जो वो उससे उम्मीद रख रही थी कि वो उसे पहचाने और जाने के। रोज उससे बट भीड़ होती थी, उसके करीब तरीन स्वीट में रहती थी और उसकी पड़ोसन थी। आज नहाने की वजह से उसका नाश्ता भी लेट हो गया था, मगर ठीक 11 बजे उस वक्त उसका रेस्टोरेंट में जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। क्या दिलचस्पी रह गई थी वहाँ? किसको देखने जाती? वो तो अचानक ही बदल गया था, अजनबी बन गया था, मगर वो क्यों उससे इन सब बातों की आस लगाए बैठी थी? क्या उसने उससे कुछ कहा था? कोई वादा, कोई अहद? हाँ, दिल मचला। जुबान से नहीं कहा था, पर उसकी हरदम बोलती आंखों ने बहुत कुछ कह डाला था। मबहम सी मुस्कुराहटों ने कई पैगाम दिए थे। उसे यहाँ तक घोड़े पर लाया था तो उसकी सांसों में बदगम होती। उसकी सांसों ने उसे प्यार करना सिखाया था। वो खुद उसे सीने से जकड़कर उसके दिल की धड़कनों ने बेतरतीब होकर उसके प्यार का इकरार किया था। इस तरह से वो उसका जिम्मेदार था। मगर तलखी से मुस्कुराई तो हसीन आंखें झिलमिला उठी। शायद प्यार के लिए भी जुबानी बातचीत और वादे वईद हो जाने जरूरी होते हैं, जैसे किसी तहरीरी कार्रवाई पर किसी गवाह के दस्तखत लाजमी होते हैं। अच्छा था उसने कल उसे फूल नहीं भिजवाए थे। उसे अचानक ख्याल आया, कितनी सुबकी होती उसे। शाम 5 बजे वो राइडिंग के लिए स्वीट से निकला ही था कि इस्माइल बाबा ने आ लिया। मोबाइल पर
मोबाइल फ़ोन पर उसके लिए पैगाम था। रात 10 बजे उसका दोस्त पहुंच रहा था और सुबह मुंह अंधेरे उन्होंने दूर दराज के बर्फपोश पहाड़ों में होने वाले एक जश्न में खेले जाने वाले पोलो के मैच में शिरकत के लिए जाना था। वो इतना करीब रहता था कि उसे उसके प्रोग्राम तक का पता चल जाते थे, लेकिन वो फिर दुखी होगी। उसके वो करीब नहीं रहा था। वो बरामदे से हट आई कि अब शायद वो उसमें दिलचस्पी रखने की हकदार नहीं रही थी। रात वो सोने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक करीबी गेस्ट के स्वीट से फलक शुगाव कहकों का सिलाब उमड़ आया। यकीनन उसका दोस्त पहुंच गया था। ये जो करीबी स्वीट है वो इसी में रह रही है। गर्म कॉफी से भाग के उठते मरगोलों पर नजरें जमाए शहबाज खान ने फारूक अपने जिगरी दोस्त को आगाह किया। क्या? फारूक हैरान हुआ। कॉफी का मग मेज पर रख दिया। हाँ, वो होले से बोला, नजरें अब भी कॉफी के भाप पर जमी थी। और तुम यहाँ क्यों चले आए? वो उसके तमाम केस से वाकिफ था। शाई के करीब रहना जाहिर है उसकी ज़हनी हालत के लिए ठीक नहीं था। इसी के लिए तो आया हूँ। उसने सर कुर्सी के पुश से टेक दिया। खुमार आलूद आवाज़ मजीद भारी होने लगी। क्या मतलब? वो तुम्हें अब भी अच्छी लगती है क्या? मेरा मतलब है उसका इतना तकलीफ देने के बावजूद। ये बात नहीं है। वो तलखी से मुस्कुराया। फिर यहाँ आकर मैं उसे अपने करीब लाना चाहता था, एक हराम की औलाद के करीब। उसे दिखाना चाहता था कि एक नाजायज़ और जायज़ आदमी दोनों से एक लड़की यकसा मोहब्बत करती है। उसकी पसंद में कोई फ़र्क नहीं आ जाता, और बिल्कुल उसी तरह एक नाजायज़ आदमी भी किसी लड़की से शादी का उसी तरह ख्वाहा हो सकता है जिस तरह एक जायज़ आदमी। किन हालात और किन वजूहात में उसकी पैदाइश हुई, पसंद या ख्वाहिश पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। फारूक को आज एक बार फिर उस पर तरस आ गया, मगर साथ ही तशवीश भी लाहक हुई। शहबाज, तुम मेरे साथ वापस चलो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं तो खुश था कि महीना 2 महीना तुम यहाँ रहोगे, आबो हवा तब्दील होगी तो तुम्हारी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। मुझे क्या मालूम था कि तुम यहाँ उसी से रिश्ता जोड़ने आए हो। उसने कॉफ़ी का मग दोबारा उठा लिया। तुम गलत समझे हो, मैं हरगिज़ उससे रिश्ता जोड़ने नहीं आया। मुझे उससे बेअंदाज़ा नफरत है। उसकी मासूमियत के पीछे एक घनौनी सूरत है, ये मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो फिर बस इतना मैं उसे समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि जिसको वो हराम की औलाद कहती थी आज उसी की मोहब्बत में बेकरार है। अगर नाजायज़ और जायज़ आदमी में कोई फ़र्क होता तो आज वो इस कदर बेचैन ना होती। सीधा होते हुए उसने कॉफ़ी का खाली मग मेज़ पर रखा, तलखी दूर फेंकी और धीरे से मुस्कुराया। क्यों, ठीक कहा ना? फारूक भी मुस्कुरा दिया। सिलसिला कुछ दिलचस्प मालूम होता है। अगर उसी तरह उसे कुछ सुकून मैसर आ सकता था तो कोई मसाइका नहीं था। बहुत दिलचस्प। क्या क्या गपशप हुई? फारूक अपनी सीट से उठते हुए उसके करीब बैठकर एक बार फिर अपनी असलियत पर आ गया। कुछ भी नहीं, वो खूबसूरती से मुस्कुराया। खुद ही कहते हो बेचैन है, बेकरार है। वो तो है। उसके पुरकशिश होंठों पर दिलावेज मुस्कुराहट थी। तो सुनाओ ना, आज रात अपनी है, उसी के नाम कर देते हैं। उसने दोनों पाँव ऊपर सोफे में कर लिए। बस वो मुझे पसंद करने लगी है, बहुत ज़्यादा मेरी राह देखती है, बेकल रहती है। और फारूक गहरी दिलचस्पी से बोला, और आजकल बहुत उदास है, बहुत परेशान है। वो क्यों? इसलिए कि अब मैं उसकी परवाह नहीं करता। क्यों? परवाह तो उसकी की जाती है जिससे कोई दिलचस्पी हो। देखो शहबाज, बात ऐसे नहीं बनेगी। शुरू से लेकर आज तक के वाक़यात मुफस्सिल बताओ। कब, कहाँ और कैसे मुलाकात हुई, बतदरीज तरक्की और फिर शायद जवाल के भी असबाब बताओ। शहबाज खान का जानदार कहका बुलंद हुआ। ये तुम्हारे अफेयर्स तो नहीं है कि पहले मुलाकात होगी, फिर तरक्की होगी और फिर जवाल। फारूक जोर से हंस दिया। जिंदगी नाम है जिंदा दिली का, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और शहबाज खान ने पास पड़ा कुशन उस पर दे मारा। मैं तुम्हें मुर्दा दिल लगता हूँ? मगरिब की बात और है, मशरिक में कोई कारनामा करके दिखाओ। ये कारनामा दिखाया है ना, तफसील बताओ तो पता चले कारनामा है भी या यूं ही चैलेंज करते हो, यही समझो। वो जैसे याददाश्त इकट्ठी करने लगा। मुझे मालूम हुआ वो दिन के कोई 11 बजे नीचे रेस्टोरेंट में कोई कॉक आइसक्रीम वगैरह खाने जाती है। ठीक 11 बजे मैं भी कॉफ़ी पीता हूँ, सो बिल्कुल उसी वक्त मैं भी वहाँ मौजूद होता। फिर मेरा रास्ता उसी के स्वीट के आगे से गुजरता है। अक्सर मट भीड़ हो जाती। मैं सुबह नाश्ता अपने बरामदे में करता हूँ। मुझे अंदाज़ा होता है कि वो मुझे अपने बेडरूम की खिड़की में से देख रही होती है। और शहबाज, मुझे ये सब नहीं, ये बताओ क्या क्या गपशप हुई, अहदो पैमा वगैरह वगैरह। शहबाज खान उसकी बेसब्री पर मुस्कुरा दिया। मेज़ पर रखे कीमती ब्रांड के सिगरेट के डब्बे में से सिगरेट निकाला, लाइटर सुलगाया और कश लेते हुए सर सोफे की पुष्ट से टिका दिया। मेरी आज तक उससे कोई बात नहीं हुई। क्या? फारूक हड़बड़ा सा गया। हाँ, उसकी दिलनशी आंखें उस पर जमी थी। तो फिर? वो मायूस सा बोला, मैंने वाकई उससे कभी भी एक बात भी नहीं की। बस क्या? वो छोटी सी है पर आंखों की जुबान समझ लेती है। वाह, खुश कर दिया। और फारूक फिर मतवज्जे हो गया। कभी रेस्टोरेंट में, कभी आती जाती पगडंडियों पर, कभी नीचे पार्क में, तो कभी यहीं अपने स्वीट के आसपास। मैं उसे अपना पैगाम पहुंचा देता था। कैसे यार? वो शायद साफ साफ सुनना चाहता था। आंखों ही आंखों में यार? तो यूं कहो ना,
मैं उसका भी रद्द अमल पढ़ लेता था, उसकी गिरती उठती पलकों से, चेहरे पर छाई लाली से, लरसते कांपते होंठों से। वाह, दाद देता हूँ, ना इधर से बात हुई ना उधर से, और मोहब्बत हो गई। मुझे नहीं, उससे हो गई। क्या पता? पता है मुझे, मैं उससे शदीद नफरत करता हूँ। जिस दिन मुझे यकीन हो गया वो फंस चुकी है पूरी तरह, मैंने रास्ता बदल लिया। अब मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। वो बेचैन है, बेकरार है, उदास है, अफसुर्दा है। मैं महसूस करता हूँ और मुझे सुकून मिलता है, खुशी होती है। उसे दुखी देखकर मुझे अपनी फतह का एहसास होता है। मैं जीत गया हूँ, वो हार गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता संजीदा हो रहा था। और फिर ये क्या दुख है? हाँ, ये भी कोई दुख है? दुख तो मुझे हुआ था, मैं तो चूर चूर हो गया था, रेजा रेजा बिखर गया था। उसके लहजे में फिर से दुख उतर आया था, कर्ब सवा हो गया था। काश सचमुच उसे सुकून मिल जाता, फारूक ने दुख से सोचा। परली तरफ पहाड़ी पर बने पुराने चर्च के क्लॉक ने सुबह के 2 बजाए तो वो उठा। शहबाज, अब सोना चाहिए, सुबह 6 बजे रवाना भी होना है यहाँ से। हाँ। वो भी उठने लगा। और तुम्हें मालूम है, कॉफी और सिगरेट दोनों तुम्हें डॉक्टर ने मना कर रखे थे। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कम करने की। वो कपड़े बदलने ड्रेसिंग रूम में आ गया। कपड़े तब्दील किए, आंखों में जलन हो रही थी। ड्रेसिंग टेबल के चौड़े आईने में देखने लगा, सुर्ख डोरे बहुत नुमाया हो रहे थे। फारूक, व्हाट डज शहबाज मीन? अमेरिका में उनकी पढ़ाई के दौरान उसके और फारूक के एक मुश्तरका अमेरिकन दोस्त मार्क ने एक दफ़ा फारूक से पूछा था। The king eagle, it always sits on the highest peak, keeps its head upright. It has bold eyes and a keen sight. फारूक बहुत फखरी अंदाज में बोला। वाह, द डेयरिंग, एंड ऑल्सो हिज जेट ब्लैक आई शाइन बोल्ड। मार्क उसकी स्या खूबसूरत आंखों में झांक कर बोला था, मगर वो शाह था, बाज नहीं था। उसने तलखी से सोचा कि वो जी तो रहा था, मगर आंखों में वो बेबाकी नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी और जो एक बाज की खसूसियत थी। बेजान से कदम उठाता वो वापस कमरे में आया तो फारूक बिस्तर में घुस चुका था। दवाइयाँ ले ली हैं? फारूक ने कुछ सोचते हुए पूछा। लेता हूँ अभी। उसकी आवाज़ शकिस्त खोरदा थी। वो पल पल मरता था, पल पल जीता था। जिंदगी कितनी कठिन हो गई थी। उसने गहरी सांस ली। आह थी जिसमें कराह थी। और फारूक ने आंखें मूंदते हुए सोचा, ये लड़की कितनी संगदिल थी, कितनी बेहिस थी। उसके एक जहरीले जुमले ने उसके दोस्त की हंसती मुस्कुराती जिंदगी में जहर खोल दिया था। ये 2 दिन 2 रातें शाही ने और भी अजियत में गुजारी। वो नजर आता था तो भी दुखी हो जाती थी कि जिन अपनायत भरी नज़रों से, बोलती नशीली आंखों से उसने उसे जिंदगी की एक नई लज्जत से आशना कराया था, उन्हीं नज़रों में अब कुछ बाकी नहीं रहा था। कोरी कोरी लगती थी, अजनबी अजनबी। अब नजर नहीं आता था तो भी दुखी हो रही थी कि प्यार के दर्द के साथ अब जुदाई की कसक भी शामिल हो गई थी। लेकिन साथ में जो दुख सबसे वाज़ेह था वो उसके बगैर रहने का था। उसे देखने पाने और फिर उसके मुतल्लिक सोचों से तो उसके दिन मुस्कुराने और रातें महकने लगी थी। उसे अब अंदाज़ा हो रहा था वो तो जी लेती थी, उसे देखकर अब क्या करेगी? उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी उसे मुश्किल लग रहा था। शाम 5 बजे के करीब वो अपने बरामदे में बैठी फूफो के साथ चाय पी रही थी। नजरें शहबाज खान के स्वीट पर जमी थी। आज खिलाफे मामूल घोड़ा और साइस भी नहीं आए थे, मना कर दिया होगा शायद मुलाजमों ने। बादल घेराए थे, पल में देखो बारिश शुरू हो जाएगी। फूफो ने आसमान पर अमड़ाते बादलों को तकते हुए उसकी महवियत को तोड़ा। उसने भी नजरें आसमान पर जमा दी। शहबाज खान पोलो खेलने गया है अपने दोस्त के साथ। शाकिर बता रहा था आज वापस आएगा। फूफो फिर बोली, आज वापस आ जाएगा। लम्हे भर की खुशी की जगह गहरी उदासी ने ले ली। वो आ तो जाएगा, मगर उसकी सपाट नजरें वो कैसे सह पाएगी? शाकिर कहता था शहबाज खान को कोंजों के शिकार का बहुत शौक है। आने वाली सर्दियों में प्रोग्राम है, कई लोग साथ जाएंगे, खैमों में रहेंगे और शिकार करेंगे। तुम्हारे दादा भी, खुदा मग़फ़िरत करे, बहुत शौकीन थे शिकार के। तुम्हारे पापा को डॉक्टरी ले डूबी, ना दिन का होश रहता है ना रात का। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए फूफो ने खाली प्याली मेज पर रख दी। शाही चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। लो, वो आ गए। फूफो नीचे सड़क के करीब बने होटल के रिसेप्शन को तक रही थी। रुख पीछे मोड़ते हुए उसकी नजरें भी उनकी नजरों के ताकुब में नीचे गईं। शहबाज खान आगे आगे और उसका दोस्त उसके पीछे। दोनों ऊपर आती पगडंडी पर हो लिए थे। जीप के पास अब भी मुलाजिम सामान इकट्ठा करने में लगे थे। शहबाज खान ने काली पैंट और ऑफ वाइट शर्ट पहन रखी थी। घने बाल गर्द आलू थे, शेप कदरे बड़ी हुई। वो और भी ज्यादा मैनली और हैंडसम लग रहा था। वो दोनों करीब तर आ रहे थे। उसने सोचा उठकर अंदर चली जाए, लेकिन टांगों में सकत ही नहीं रही। शहबाज खान के दोस्त ने एक गलत अंदाज नजर उनकी तरफ डाली थी, मगर शहबाज खान हंसपे साबिक सपाट चेहरा लिए आगे बढ़ गया। उसकी बेहिसी उसके नन्हे से दिल में उतरते हुए उसे लहू लहान कर गई। बावजूद कोशिशें जब्त के उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी कासनी माइल आंखें झिलमिला उठीं। कुर्सी से उठते हुए उसने अपनी आंखें रगड़ी। कहीं फूफो देख लेती तो?
پھپھو میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، پارک چلتے ہیں پھر؟ وہ رخ ان کی طرف کیے بغیر بمشکل بولی۔ بیٹا بارش کی آمد ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اندر چلی آئی۔ ہر سو سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، بجلیاں تڑپ رہی تھیں، آسمان گرج رہا تھا اور جل تھل بارش ہو رہی تھی۔ شہباز خان اور فاروق نہا دھو کر اپنے سویٹ کے لیونگ روم میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیانی میز پر چیز سینڈوچز، ہنٹر بیف اور بادام کا کیک رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف دونوں کے بالکل قریب چھوٹی میز پر کرسٹل کی خوبصورت ٹرے میں ڈھیر سارا ڈرائی فروٹ رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوٹل کے بیرے نے آ کر میز پر چائے لگائی اور خالی ٹرے لیے مؤدب طریقے سے واپس مڑتا باہر نکل گیا۔ شہباز خان نے گھڑی پر نگاہ کی، 6:45 بج رہے تھے۔ انہیں واپس پہنچے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے چائے دانی اٹھائی، پہلے فاروق کے کپ چائے میں ڈالی اور پھر اپنے کپ میں ڈالنے لگا۔ ایک نظر فاروق پر ڈالی، وہ خاموشی سے سینڈوچ کھانے میں مصروف تھا۔ آدھا چمچ چینی اپنی چائے میں ملاتے ہوئے اس نے کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ کیا حسن پایا ہے یار، میں تو قائل ہو گیا۔ فاروق آہستہ سے گویا ہوا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری پڑوسن کی؟ اور شہباز خان نے خاموشی سے نظریں اپنے کپ پر جما دی۔ غضب کے نقش ہیں اور پرپلش آنکھیں تو قیامت ڈھاتی ہیں، سیاہ لمبی لمبی پلکیں۔ شہباز خان اب بھی کچھ نہیں بولا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، اسے دیکھ کر تو کسی کا بھی دل بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ مزید بولا۔ شہباز خان کچھ انیزی سا لگنے لگا اور فاروق کو احساس ہوا یوں اس کا ذکر کر کے وہ شہباز خان کو پریشان کر رہا تھا۔ مانا کہ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بلا کی معصومیت پائی تھی، اور یہ سب ملا کر اس نے توبہ شکن حسن پایا تھا، مگر شہباز خان کو اس نے بہت اذیت دی تھی۔ اس کا ذہنی توازن ڈگمگا گیا تھا، اس کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ پچھلے دنوں وہ کن کن مراحل سے گزرا تھا اور اب بھی کون سا نارمل تھا۔ دفتن اسے خیال آیا، شہباز خان نے کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ صبح شام شائی کی اس کی نظروں کے سامنے موجودگی اسے ایک بار پھر اس مقام پر لا کھڑا کر سکتی تھی۔ شہباز خان، یہاں سے واپسی کا کب پروگرام ہے؟ اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واپس کب جانا ہے؟ وہ سنجیدہ ماحول کو خوشگوار بنانے کی خاطر مسکراتے ہوئے دوبارہ بولا، ابھی نہیں۔ پھر کب؟ چلا جاؤں گا۔ اس کی ٹال مٹول شاید اس لڑکی کو بھی مزید پریشان کرنا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی قربت سے اس کے ڈپریشن میں جانے کا بھی خطرہ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جلدی آنا، میں بھی اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ ابھی نہیں، قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے وہاں۔ اس بار وہ حقیقت سے کام لے رہا تھا۔ پولو کے لیے جاتے آتے وہ میدانی علاقے سے گزرے تھے تو اندازہ ہوا تھا یہاں تو وہ جنت میں رہ رہا تھا۔ میں بھی تو ہوں وہاں، فاروق نے مسمسی سی شکل بنائی۔ آل رائٹ، بس یہ 1 مہینہ۔ اور فاروق خاموش ہو رہا، زیادہ زور بھی تو نہیں دے سکتا تھا، ڈاکٹرز نے اس کا بہت خیال رکھنے کو بھی تو کہا تھا، پر ایک بات صاف تھی، اس نے اس لڑکی کو اور خود کو دونوں کو خراب کرنا تھا۔ بہرحال ویسے نانو کو پتہ چلا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو تو تم انہیں نہیں بتاؤ گے؟ وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ فاروق ہنس دیا، اوکے، نہیں بتاؤں گا۔ 1 کپ گرم چائے بناؤ میرے لیے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے بھی وہ اپنی ٹھنڈی پڑی چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وقت پر کیوں نہیں پی؟ نہیں بناؤں گا، نانو کو سب بتا دوں گا۔ اس نے دھمکی دی، دیکھو مذاق میں بھی ایسا مت کرنا، نانو پریشان ہو جائیں گی۔ تو بناؤ چائے۔ اس نے اپنی ٹھنڈی چائے قریب پڑے گلاس میں انڈیل دی۔ بناتا ہوں۔ وہ جھنجھلایا اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ رات ڈنر کے بعد بھی وہ دیر تک گپ شپ کرتے رہے، لیکن فاروق نے پھر شائی کا ذکر نہیں چھیڑا۔ اس کی بہرحال کوشش تھی کہ شہباز خان کو اس تمام معاملے سے باز رکھ سکے۔